हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लासेस के अंदर। और हम आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा लीकेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इससे पहले हम जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसका जो है क्या महत्व है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, निवेश गुणक है, उसमें रिसाव का अर्थ क्या होता है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसमें रिसाव का कारण बनते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि निवेश गुणक होता क्या है। जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो हम प्रारंभ में जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आय में जो है उसके कारण वृद्धि होती है। और आय में जो अंतिम रूप से वृद्धि होगी, यानी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तुरंत आय में सारी वृद्धि नहीं हो जाती, धीरे धीरे अनेक स्टेजेस के अंदर जो है वो वृद्धि होती है। और जब वो अंतिम अवस्था तक पहुंचती है, तब हम पाते हैं कि भी हमने जितना निवेश किया था, आय में अंतिम रूप से जो उसमें कई गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है। और अगर हम निवेश में कमी करते हैं तो आय में जो है कई गुना ज़्यादा कमी होती है। तो इस प्रकार से ये जितने गुना परिवर्तन होता है, चाहे वो कमी हो चाहे वो वृद्धि हो, उसी को हम जो है निवेश गुणक कहते हैं। तो निवेश गुणक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो है मुख्य रूप से सैद्धांतिक रूप से इसका जो वर्णन किया गया है वो केन्ज ने अपनी थ्योरी में किया है। तो ये था कि निवेश गुणक है उसका अर्थ क्या है। सिंपल शब्दों में निवेश में परिवर्तन के कारण आय में जो परिवर्तन होता है, जिस दर से परिवर्तन होता है, उसी को हम जो गुणक कहते हैं। अब निवेश गुणक का रिसाव है उसका अर्थ क्या होता है। निवेश में होने वाली जो वृद्धि है वो आय में होने वाली वृद्धि, और जब आय में होने वाली वृद्धि है उसके कारण जो है दोबारा से जो है व्यय में जो वृद्धि होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी जब कभी भी निवेश किया जाएगा तो प्रारंभ में निवेश में वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि से जो है आय बढ़ेगी, और उस आय के बढ़ने के कारण दोबारा उपभोग के ऊपर कितना व्यय किया जाता है, इसी के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निर्भर करती है। और ये हमने निवेश गुणक का जो सिद्धांत किया था तो उसमें हमने देखा था कि भी निवेश गुणक जो उसका मूल्य जो है वो 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के ऊपर जो है गुणक का मूल्य निर्भर करता है। जब आय का एक भाग जो उपभोग में नहीं आता, यानी बचत कर ली जाती है, कहीं और चला जाता है, वो इनकम का हिस्सा हमारे देश की वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर कंजप्शन में अगर वो नहीं आता है, तो उसके कारण जो है उस देश के जो लोग हैं, उस देश के अंदर जो वो उपभोग करते हैं वस्तुओं और सेवाओं पर, उनकी जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी आ जाती है। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के ऊपर गुणक का मूल्य निर्भर करता है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होगी तो गुणक का मूल्य भी कम हो जाएगा, और जब गुणक का मूल्य कम होगा तो उसके कारण जो है आय में वृद्धि है उसमें भी कमी आएगी। इस प्रकार निवेश के कारण आय की वृद्धि दर में जो कमी आती है, यानी वो जब हमने शुरू में निवेश किया तो k गुना बढ़नी चाहिए थी, लेकिन k गुना न बढ़ करके उससे कम वृद्धि अगर उसमें होती है तो उसको हम जो है गुणक का रिसाव कहते हैं। सिंपल से शब्दों में आय में होने वाली वृद्धि में जो कमी होती है उसी को ही हम जो है गुणक का रिसाव कहते हैं। अब ये जो गुणक का रिसाव है ये जो है अनेक प्रकार से जो है वो प्रभावित होता है, यानी अनेक जो फैक्टर्स होते हैं जो गुणक के रिसाव को जो है ले करके आते हैं या गुणक के मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो जो भी तत्व जो है गुणक को के मूल्य को प्रभावित करते हैं, गुणक के मूल्य में कमी ले करके आते हैं, उन सभी को हम जो है गुणक का रिसाव कहते हैं। तो आइए उन फैक्टर्स को हम जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम जो इसकी परिभाषा देखते हैं। पीटरसन के शब्दों में आय का जो भाग वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय नहीं किया जाता उसे आय प्रवाह में होने वाला रिसाव माना जाएगा। यानी ये जो परिभाषा है ये हमें बिल्कुल क्लियर कर देती है कि भी हम निवेश के अंदर जो रिसाव है उसके जो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें किस चीज़ को डिस्कस करना है। इसमें हमें उसी चीज़ को डिस्कस करना है कि एक व्यक्ति की आय तो बढ़ गई, लेकिन उस बढ़ी हुई आय का हिस्सा जो है वर्तमान में जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है, उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के ऊपर व्यय नहीं की जाती अगर इनकम, तो उसी को हम जो है गुणक में रिसाव कहते हैं। तो ये जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चलता रहता है, लेकिन इस आय के चक्रीय प्रवाह में जो कमी होती है उसी की वजह से जो है गुणक में रिसाव आता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो इसको प्रभावित करते हैं।
सबसे पहला फैक्टर है निष्क्रिय बचत। जब व्यक्ति की आय बढ़ती है और आय के बढ़ने के साथ साथ अगर उसकी निष्क्रिय बचतें बढ़ जाती है, निष्क्रिय बचत वो बचत होती है जो एक व्यक्ति जो है उनको कंज्यूम नहीं करता, अपने पास जो है सेविंग जो वो करके रखता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जब आय के बढ़ने से निष्क्रिय बचतें बढ़ेंगी, अगर बचत बढ़ गई इसका मतलब है कि भी उपभोग कम हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है अपनी आय को या तो कंज्यूम कर सकता है या उसको सेव कर सकता है। अगर उसने सेविंग अधिक कर ली तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है कंजप्शन कम होगा, और कंजप्शन कम होने की वजह से जो है एमपीसी में कमी आएगी, और एमपीसी में कमी होने की वजह से जो है आय में वृद्धि है उसमें कमी आएगी, क्योंकि एमपीसी में कमी होने से गुणक का मूल्य कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से निष्क्रिय जो बचतें होती है वो जो है गुणक में रिसाव का कार्य करती है। यानी निष्क्रिय बचत जो होती है वो एक ऐसा फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर लीकेज का कार्य करता है। नेक्स्ट है शेयर और सरकारी प्रतिभूतियों पर व्यय। जब एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है और वो बढ़ी हुई इनकम से शेयर और सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लेता है, तो जब एक व्यक्ति शेयर और बॉन्ड्स है या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जब उनके ऊपर व्यय अधिक करता है तो इसका मतलब है कि उसकी आय का जो है हिस्सा वो ज़्यादा हिस्सा शेयर और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें जा रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति को अपने उपभोग व्यय में कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने जो है एक इनकम का जो है ज़्यादा हिस्सा जो है शेयर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा दिया, तो जिससे जो है मजबूरी में उसे जो है अपने उपभोग को कम करना पड़ेगा, और जब उपभोग में कमी होगी तो उसके कारण गुणक के मूल्य में कमी आएगी, और इसको जो है हम गुणक में रिसाव कहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरा जो फैक्टर है वो शेयर और प्रतिभूतियाँ है, उनके ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला व्यय है वो भी उपभोग को कम करेगा, और उपभोग में कमी जो गुणक के रिसाव का कारण है। नेक्स्ट है पुराने ऋणों का भुगतान। जब एक व्यक्ति की आय बढ़ती है, अब अगर एक व्यक्ति उस बढ़ी हुई आय का प्रयोग अपने पुराने ऋणों को चुकाने में करता है, यानी उसने पहले लोन ले रखा था, अब उस लोन का भुगतान उसने अपनी वर्तमान बढ़ी हुई आय में से कर दिया, तो इसका मतलब है कि उसकी वर्तमान आय का प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं पर खरीदने में नहीं किया गया, तो इसके कारण जो है गुणक के मूल्य में कमी आती है, क्योंकि उपभोग व्यय कम हो गया, और उपभोग व्यय कम होने से एमपीसी कम होगी, एमपीसी कम होगी तो गुणक के मूल्य में भी कमी आएगी, और गुणक के मूल्य में कमी होने से आय में वृद्धि कम होगी, और आय में वृद्धि कम होने का मतलब गुणक में रिसाव है। तो पुराने ऋणों का भुगतान है वो भी एक प्रकार से गुणक में रिसाव होता है। आयात में वृद्धि, ये थोड़ी समझने वाली बात है कि जब एक व्यक्ति की आय बढ़ती है और आय के बढ़ने के ऊपर वो व्यक्ति जो है वस्तुएं और सेवाएं तो खरीदता है, लेकिन वो वस्तुएं और सेवाएं अपने देश से न खरीद करके विदेशों से आयात करता है। तो जब विदेशों से आयात करता है तो उसके कारण जो है उसका तो उपभोग व्यय बढ़ रहा है, लेकिन वो उपभोग व्यय एक देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं किया जा रहा। इसका मतलब जब तक एक देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर व्यय नहीं बढ़ेगा तब तक गुणक के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। अगर एक व्यक्ति विदेशों से वस्तुएं मंगवाना शुरू करता है तो उससे जो घरेलू वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनके ऊपर व्यय में कमी होगी, और उनके ऊपर व्यय में कमी के कारण जो है गुणक के मूल्य में कमी आएगी, और इसको जो है गुणक के में रिसाव माना जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी आयात बढ़ता है तो एक देश के अंदर गुणक के मूल्य में कमी आती है और आय की वृद्धि है उसमें कमी आती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता वस्तुओं के अतिरिक्त भंडार। अब जब एक व्यक्ति जो है उसके पास में उपभोक्ता वस्तुएं पहले से भी आवश्यकताओं से अधिक पड़ी है, तो जब भी एक व्यक्ति की ज़रूरतें बढ़ेंगी तो व्यक्ति जो है अपनी उन ज़रूरतों को उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं से पूरा कर सकता है। जब उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं से एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, इसका मतलब एक व्यक्ति जो है वो नई वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद रहा, उनके ऊपर उसका उपभोग व्यय नहीं बढ़ रहा। तो जब नई वस्तुएं और सेवाओं के ऊपर उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है तो उसके कारण जो है गुणक के मूल्य में कमी आती है, और ये जो है गुणक में रिसाव होता है। तो जितना ज़्यादा एक व्यक्ति के पास में वस्तुओं और सेवाओं का स्टॉक होगा, गुणक के मूल्य में आगे आने वाले समय में उतनी ही कमी होने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है तरलता अधिमान। सबसे पहले हम तरलता अधिमान को समझते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वो तरलता अधिमान को महत्व दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तरलता अधिमान शब्द का प्रयोग जो केन्ज ने अपने सिद्धांत के अंदर किया था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस उन्होंने इसको नाम दिया था।
तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो होता है सट्टा उद्देश्य के लिए, सावधानी उद्देश्य के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अपने पास में नकदी की जो मात्रा रखता है, यानी अपने पास में कैश जितना ज़्यादा रखेगा उसको हम कहेंगे तरलता अधिमान उतना ही ज़्यादा है। तो जब एक व्यक्ति तरलता अधिमान अधिक पसंद करता है, इसका मतलब अगर वो अपने पास में नकदी रखना अधिक पसंद करता है तो डेफिनेटली उसके कंजप्शन में कमी आएगी, क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा पैसा होगा इसका मतलब है कि हम कंज्यूम कम कर रहे हैं, और कंजप्शन जितना कम होगा उपभोग व्यय भी उतना ही कम होगा, और उपभोग व्यय में जितनी कमी होगी गुणक के मूल्य में उतनी कमी होगी, और ये गुणक में रिसाव होगा। तो जिस क्षेत्र में, जिस देश के अंदर तरलता अधिमान जितना ज़्यादा होता है, लोग जितनी ज़्यादा नकदी पसंद करते हैं, उस देश के अंदर व्यय उतना ही कम होता है और ये गुणक में रिसाव होता है। कीमतों में वृद्धि। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि एक व्यक्ति का कुल व्यय जो है बढ़ने पर जरूरी नहीं कि गुणक का मूल्य बढ़े। गुणक का मूल्य तभी बढ़ता है जब नई वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर व्यय बढ़े। समझ पा रहे हो ना? कि मान लीजिए एक वस्तु जो है वो पहले 100 रुपए की आती थी, अब उसी वस्तु की कीमत जो 50,000 रुपए हो गई। अब एक व्यक्ति अगर एक वस्तु खरीदता है तो 100 के मुकाबले उसका कंजप्शन जो है वो 50,000 रुपए हो रहा है, लेकिन वस्तुएं कितनी बिक रही है? एक ही बिक रही है, कोई नई वस्तु नहीं बिकी है। हालांकि उसका मौद्रिक व्यय वो 100 रुपए से बढ़कर के 50,000 हो गया है, लेकिन वो व्यय जो है केवल पुरानी वस्तुओं को खरीदने पर ही हो रहा है, यानी जितनी मात्रा पहले वो खरीद रहा था। पुरानी वस्तुओं का मतलब वस्तुओं की मात्रा से है कि जितनी मात्रा पहले वो खरीद रहा था उतनी ही मात्रा अब खरीद रहा है, कोई नई मात्रा उसने खरीदनी शुरू नहीं की है। तो इस प्रकार से बेशक मौद्रिक व्यय बढ़ गया हो, लेकिन गुणक के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि गुणक के मूल्य में परिवर्तन तभी होता है जब नई वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर व्यय किया जाता है। नई वस्तुओं और सेवाओं का मतलब है कि जितनी मात्रा हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम मात्रा उससे अधिक कंज्यूम करने लगेंगे तो गुणक के मूल्य में परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी। तो जब कीमतें बढ़ती है, अब कीमतें बढ़ने के कारण एक व्यक्ति उतनी ही वस्तुएं और सेवाएं अगर खरीदता है तो उसकी जो बढ़ी हुई आय है, यानी उसकी जो आय वृद्धि हुई थी उसको वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों ने जो है वो खत्म कर दिया है, क्योंकि एक तरफ इनकम बढ़ी, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ साथ वस्तु और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ गई। तो उस व्यक्ति के पास में जो है ज़्यादातर आय का हिस्सा केवल पुरानी मात्रा खरीदने में ही चला जाता है, इसलिए नई वस्तुएं और सेवाएं की मात्रा खरीदने के लिए उसके पास में ज़्यादा इनकम नहीं बचती, जिसके कारण जो है गुणक के मूल्य में कमी आती है या गुणक के मूल्य में रिसाव होता है, क्योंकि आय के बढ़ने पर हमारा जो है नई और सेवाओं के ऊपर व्यय नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कीमतें बढ़ गई है। इसलिए कीमतें बढ़ने पर हम जो है केवल पुरानी मात्रा को ही बढ़ी हुई इनकम से खरीद पाते हैं। तो इस अवस्था के अंदर जो गुणक में रिसाव होता है। नेक्स्ट है कर प्रणाली। कर प्रणाली भी जो होती है वो अर्थव्यवस्था के अंदर जो गुणक में रिसाव का कार्य करती है। अगर एक अर्थव्यवस्था के अंदर प्रगतिशील कर प्रणाली है, प्रगतिशील कर प्रणाली का मतलब ये होता है कि भी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर बढ़ती चली जाएगी, यानी अधिक टैक्स वसूल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक भारत के अंदर भी प्रगतिशील कर प्रणाली है, 5 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, और अगर 5 लाख रुपए से ऊपर है तो 2.5 से लेकर के 5 लाख तक 5% इनकम टैक्स है। उसके बाद में जो इनकम टैक्स का स्लेब है 5 लाख से जो है 10 लाख के ऊपर जो है 20% है। तो इस प्रकार जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है टैक्स की दर बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब बढ़ी हुई इनकम के ऊपर ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाएगा, तो एक व्यक्ति के पास कंज्यूम करने के लिए इनकम कम बचेगी। तो जब एक व्यक्ति के पास उपभोग योग्य आय ही कम बचती है, उपभोग करने के लिए जितनी इनकम है वो कम बचेगी, तो उसके कारण जो एक व्यक्ति कम कंज्यूम कर पाएगा इनकम बढ़ने पर भी, क्योंकि इनकम बढ़ने पर उसकी बढ़ी हुई इनकम का ज़्यादा हिस्सा जो टैक्स में चला गया। तो जब एक व्यक्ति के पास में कंज्यूम करने के लिए इनकम कम बचती है तो वहाँ पर जो उसका कंजप्शन कम होगा, एमपीसी कम होगी, और इसके कारण गुणक के मूल्य में कमी आएगी। नेक्स्ट है अवितरित लाभ में वृद्धि। अवितरित लाभ जो होते हैं, कोई भी जो कंपनी होती है, जैसे प्राइवेट कंपनीज है या कोई गवर्नमेंट कंपनीज है जिसके अंदर जो है लोगों की शेयरधारिता है, उनकी जो है हिस्सेदारी है, तो जब उनमें प्रॉफिट होता है कंपनियों में, तो उस प्रॉफिट का जो है एक हिस्सा जो है कंपनी शेयर होल्डर्स में बांट देती है और एक हिस्सा अपने पास रख लेती है। तो एक कंपनी जितना ज़्यादा लाभ का हिस्सा अपने पास रखती है, लोगों के पास में इनकम कम जाती है। सपोज कि एक कंपनी को जो 1 साल में 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब अगर उसने 10 करोड़ में से 9 करोड़ रुपए बांट दिए, केवल अपने पास अवितरित लाभ के रूप में 1 करोड़ रुपए रखे, तो
लोगों की इनकम 9 करोड़ बढ़ गई, वो 9 करोड़ के हिसाब से जो है कंजप्शन बढ़ा देंगे। दूसरी अवस्था के अंदर जब एक कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो 5 करोड़ रुपए अपने पास रख लेती है, यानी अवितरित लाभ उसने बढ़ा दिए। अब लोगों के पास में केवल 5 करोड़ ही बढ़ पाते हैं, तो 5 करोड़ के हिसाब से कंजप्शन भी कम कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अवितरित लाभ जितने ज़्यादा बढ़ते हैं, यानी कंपनी जो है जितने ज़्यादा लाभ का हिस्सा अपने पास बचा करके रख लेती है, गुणक के मूल्य में उतनी ही कमी होगी, क्योंकि लोगों की उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है, उनके पास इनकम कम जाने से वो उपभोग कम कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अवितरित लाभ में वृद्धि है वो भी गुणक में रिसाव का कारण है। आगे असुरक्षित भविष्य है। जो व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं वो लंबे समय की सोच करके चलते हैं। आज वो जो है इनकम अर्निंग एज में है, यानी कि वो जो है आय कमा रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि जब वो एक ऐसी स्टेज के अंदर पहुंचेंगे जब वो इनकम नहीं कमा पाएंगे, काम धंधा नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब भी उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए आय की जरूरत होगी। तो उस अवस्था के अंदर वो क्या करते हैं कि इनकम का जो वर्तमान में जनरेशन हो रहा है, वर्तमान में उनको जितनी आय मिल रही है वो जो है उस आय का ज़्यादा हिस्सा जो भविष्य के लिए बचा करके रखेंगे, ताकि जब वो बिना कमाने वाली अवस्था में पहुंचेंगे तो उसके उनके पास में जो है अपना जीवन चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सेविंग होनी चाहिए। यानी जब भविष्य असुरक्षित लगने लगता है तो व्यक्ति जो वर्तमान में बचत को बढ़ा देता है, और जब बचत बढ़ेगी तो उसके कारण जो है गुणक के मूल्य में कमी आएगी। तो ये जो है असुरक्षित भविष्य का जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, वो भी जो है गुणक में रिसाव को जो है ले करके आती है। आगे सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति में परिवर्तन। मान लीजिए पहले सरकार ने ये नीति अपना रखी है कि जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, उन बुजुर्गों की देखभाल के लिए जो है वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे, यानी पूरी जिम्मेवारी जो गवर्नमेंट की होगी उनकी देखभाल करने की। तो उस अवस्था के अंदर व्यक्ति को जो अपना भविष्य सुरक्षित नजर आएगा और वर्तमान में वो ज़्यादा सेविंग नहीं करेगा बल्कि कंजप्शन की तरफ ध्यान देगा। लेकिन अगर सरकार ये नीति अपनाती है कि भी हम जो है वृद्धावस्था पेंशन बंद कर रहे हैं, या आने वाले समय के अंदर सरकार जो वृद्धाश्रम नहीं नहीं खोलेगी, बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेवारी सरकार नहीं उठाएगी, तो उस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति को जो है अपनी जिम्मेवारी खुद उठानी होगी। तो उस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति जो बहुत सारी बचत की जो है प्लानिंग करता है, बहुत सारी बचत योजनाओं के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके जो वर्तमान कंजप्शन में कमी आती है और उसके कारण जो है जो गुणक है उसके मूल्य में भी कमी आती है और गुणक में रिसाव होता है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ कारण थे जिनकी वजह से जो गुणक में रिसाव आता है, और अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो गुणक में रिसाव के कारण वही है जो हमारे कंजप्शन को कम करते हैं। यानी किसी भी वजह से किसी भी रीजन से हमारा कंजप्शन कम होता है आय के बढ़ने पर भी, तो उसको हम जो है गुणक में रिसाव मानते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक यू।